Greetings everyone. Welcome to Commerce classes. Today we'll be understanding revaluation model of depreciation accounting. As the name suggests you, इस मॉडल में हमें रिवैल्यूएशन करना होगा. लाइक टिल नाउ हम क्या कर रहे थे, फिक्स्ड एसेट्स परचेज की and as per our historical cost concept, fixed assets are recorded at their historical cost. हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है वो प्राइस जो आपने पे किया है टू गेट दी एसेट्स. सो जो भी प्राइस आपने पे किया है उस पर आप एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो और यही बेस बन जाता है फर्दर अकाउंटिंग का. मतलब इसी के बेसिस पर हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं. चाहे आप SLM मेथड लो या WDV मेथड लो, आप कॉस्ट कौन सी कंसिडर करते हो, जो प्राइस आपने पे किया है ना. बट हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, ES 10, इट अलाउज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एज वेल, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी एसेट्स के वैल्यूएशन जो हैं वो चेंज होते हैं. सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि आप एसेट को रीवैल्यू कर लो और उस नई वैल्यू को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करो, एंड सेम विल बी द बेसिस फॉर फर्दर अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. दैट इज, अब हमारे अकाउंटिंग में वी हैव टू मॉडल्स. वन इज द कॉस्ट मॉडल दैट यू ऑलरेडी नो. दैट इज, यू recognize the asset or plant, property or equipment, and then it is to be carried at cost less accumulated depreciation if any, isn't it? आप अपनी एसेट्स पे जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो नेट बैलेंस आप अपनी बुक्स में आगे कैरी करते हो. Whereas in revaluation model, the asset is recognized and its fair value is measured reliably. मतलब जो वैल्यूएशन करना है वो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन होना चाहिए, रिलायबल वैल्यूएशन होना चाहिए. इट्स नॉट दैट कि हम विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं और अपने अकाउंट्स को हमें ज़्यादा या कम पर प्रॉफिट और लॉस को शो करना है तो हम रिवैल्यूएशन को यूज़ करें. इट शुड बी डन व्हेन वी कैन मेजर द वैल्यूएशन रिलायबली, एंड इट मस्ट बी कैरिड एट द रीवैल्यूड अमाउंट. मतलब जब आपने रिलायबल वैल्यू, फेयर वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, फेयर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना. सो अगर वैल्यू आपने की है तो आप इसको इस नई वैल्यू पर बुक्स में लेके जाओगे, एंड देन द एसेट विल बी, इफ एन एसेट इज रीवैल्यूड तो उस एसेट की सारी क्लास ऑफ एसेट्स इज टू बी रीवैल्यूड. मतलब अगर हम प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू करना चाहते हैं तो ये पिक एंड चूज नहीं होगा कि वी विल गो फॉर वैल्यूएशन ऑफ मशीन 1 और बाकी की हम मशीन्स एज इट इज ले लें. नहीं, इफ़ यू आर टू वैल्यू वन एसेट देन ऑल द एसेट्स इन द सेम कैटेगरी आर टू बी रीवैल्यूड, और सबकी वैल्यू जो है फेयर वैल्यू पर एडजस्ट होगी. सो किसी में प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा वैल्यूएशन पे. सो इनको एडजस्ट करेंगे और फिर फेयर वैल्यू बन जाएगी बेस फॉर द फर्दर अकाउंटिंग. फर्दर अकाउंटिंग का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम एसेट्स पे तो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. सो डेप्रिसिएशन आ जाएगा और उसके अलावा उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आएगा हमारा सेल के टाइम पर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. सो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जब भी रीवैल्यूएशन होगा. नंबर 1 थिंग इज़ कि रीवैल्यूएशन इज़ टू बी डन फॉर द होल क्लास. ये मैंने एक्सप्लेन किया अभी कि अगर एक एसेट वैल्यू होती है तो पूरी क्लास ऑफ एसेट जो एसेट है विद इन द सेम क्लास, सारी एसेट्स वहाँ की. अगर आप एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, फैक्ट्री की बिल्डिंग को रीवैल्यू करना चाहते हो तो ये नहीं चलेगा. आपके पास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो फैक्ट्री की हो, ऑफिस की हो, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, स्टोरेज है, सबको रीवैल्यू करोगे और सबको फिर फेयर वैल्यू पर शो करोगे. अब फेयर वैल्यूएशन का इफेक्ट क्या होगा. सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि अब हमारी एसेट की वैल्यू चेंज हो रही है ना. सो इफ़ द वैल्यूएशन इज रिजल्टिंग इन प्रॉफिट. प्रॉफिट कब होता है, जब हमारी फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा होती है. भाई बुक्स में आप दिखा रहे हो वैल्यू 1 लाख पे, लेकिन वैल्यूएशन जब आपने कराया तो फेयर वैल्यू आ गई 1,20,000, तो बुक्स में वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी. दैट मीन्स यू हैव गॉट अ प्रॉफिट. बट ये प्रॉफिट ऐसा नहीं है जो हम अर्न कर रहे हैं, ये तो वैल्यूएशन पे आया ना. सो इसे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालते हैं, इसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में रखा जाता है ताकि ये प्रॉफिट बटे ना. हमारा जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि कोई भी प्रॉफिट जब तक अर्न नहीं हो जाता है, मतलब अगर हम एसेट को सेल कर दें और हमें प्रॉफिट हो जाए तो अर्न हो गया, उस प्रॉफिट को हम P&L में डाल सकते हैं या उसको कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं. बट अगर कोई प्रॉफिट अभी अर्न नहीं हुआ है तो उसको सेपरेट रखना होता है. सो दिस विल गो इन रिवैल्यूएशन रिजर्व. बट लॉसेस कोई भी हों, लॉसेस हमें सारे राइट ऑफ करने होते हैं, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब होगा कि इसमें हमेशा
क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट रह सकता है, लॉस नहीं रहेगा। लॉस के केस में क्या करते हैं, इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो पहले हम चेक करते हैं, क्योंकि ये लॉस तो रिवैल्यूएशन का है ना, सो इस लॉस को पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट कैंसिल करो। मान लो एक एसेट में आपके पास प्रॉफिट आ गया 20,000 का, सेकेंड मशीन को आपने वैल्यू किया, बुक वैल्यू है 50,000, और उसको रिवैल्यूएशन जो किया तो उसका फेयर वैल्यू आ गया से 35,000। अब यहाँ पर लॉस कितना हो गया, 15,000 का, ठीक है ना। अब ये लॉस हमें पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पर मीट करने, उससे क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट बच जाएगा 5,000। अब मान लो लॉस ज़्यादा था, बुक वैल्यू थी 1,50,000 और फेयर वैल्यू आई 85,000, तो लॉस कितना हो गया, 65,000। सो इस लॉस को क्या करेंगे, लॉसेस शुड बी कम्प्लीटली रिटन ऑफ। तो पहले इसको 20 के अगेंस्ट जितना कैंसिल हो सकता है कर दिया, 20 आपका रिजर्व के अगेंस्ट कैंसिल हो जाएगा। अब 45 अभी भी लॉस बच गया जो एब्जॉर्ब नहीं हो सका, तो इसे आपको P&L में लिखना पड़ेगा। सो अगर कभी भी लॉस आएगा रिवैल्यूएशन पर, तो पहले हम रिवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट कैंसिल करेंगे और फिर जो बच जाएगा बैलेंस वो P&L में, बिकॉज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है लॉसेज सारे राइट ऑफ हो जाने चाहिए, प्रॉफिट्स तभी आप रिकॉर्ड करते हैं P&L में जब अर्न होते हैं, लेकिन लॉसेस को तो कैंसिल करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरा इफेक्ट, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आपके डेप्रिसिएशन पर भी पड़ेगा। जैसे अगर इस एसेट की वैल्यू हमने 1,20,000 कर ली, तो अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, वेयर एज इसमें वैल्यू कम हो गई है, तो जो भी नई वैल्यू है, जो भी हमने बुक में एंटर किया है, इस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेंगे, लेकिन क्या होगा कि कई बार हमारा डेप्रिसिएशन का चार्ज बढ़ जाएगा। अब वो चार्ज क्यों बढ़ा है, क्योंकि आपके एसेट की फेयर वैल्यू ज़्यादा थी। So if there is any increase in the depreciation, additional depreciation because of increased fair value, तो इसे हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व में कैंसिल करना है। जैसे अगर मान लो यही एसेट है, सिर्फ एक ही एसेट है, डेप्रिसिएशन का रेट है, मैं सिंपल ले लेती हूँ 10% है बुक वैल्यू पे, ठीक है, तो आपका डेप्रिसिएशन अब नई वैल्यू पे आ गया 12,000, बट पुरानी जो ओल्ड बुक वैल्यू थी इस पर वैल्यू का डेप्रिसिएशन था 10,000। तो ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल बर्डन कितना पड़ा, 10 होना चाहिए था, वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से 12,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो बर्डन कितना हो गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू कितना आ गया, 2,000। अब ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है ये इसलिए नहीं है कि एसेट के पॉलिसी चेंज हुई है, ये इसलिए है क्योंकि हमने फेयर वैल्यू बढ़ा दी। सो इस एक्स्ट्रा बर्डन को हमें जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया हुआ है उसी में ही कैंसिल करना है, तो ये एक्स्ट्रा रिजर्व की वजह से है। सो इस बर्डन को हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व में कैंसिल करना है। बट सपोज आपके पास रिजर्व नहीं बचता, इन दैट केस इट विल गो टू P&L, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज हमारा पूरा 12,000 है, ये पूरा चार्ज हमें राइट ऑफ करना है। सो जो बर्डन आया उसे पहले आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में चार्ज कर दो और बाकी का जो बैलेंस है वो आपका P&L में राइट ऑफ हो जाएगा। मान लो आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो बैलेंस है वो कम बच रहा है, जैसे ज़रूरी थोड़ा ना आपका 20,000 बैलेंस पड़ा रहे, हो सकता है किसी और एसेट को रीवैल्यू किया उसमें लॉस हो गया, अब ये सारा रिजर्व कट चुका है, तो आपके पास तो रिजर्व है ही नहीं। इन दैट केस सारा आपका जो डेप्रिसिएशन है वो P&L में जाएगा। सो डेप्रिसिएशन फुली राइट ऑफ करना है, बट जो बर्डन है उस बर्डन को चेक कर लो कि अगर उसका रिजर्व है तो उसे रिजर्व में कैंसिल करो, और बाकी जो बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन जो है जो रिजर्व में नहीं कट सका उसको आपको P&L में लेके जाना है। सो इसमें 12,000 में 10,000 और 2,000 तो था, मान लो रिजर्व में हमारे पास सिर्फ 500 रुपीज़ होते, सो 500 यहाँ कैंसिल होता और फिर बाकी का 1,500 आपका P&L में ही चला जाता। सो P&L में हमारा जो रेगुलर डेप्रिसिएशन वो भी जाएगा, प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन भी जाएगा जो कि आया है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वैल्यू, और जो हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व में कैंसिल नहीं हो सका, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक और बात है, हम जब एडिशनल डेप्रिसिएशन भी चेक करते हैं या हम प्रॉफिट लॉस देखते हैं तो हम एक फाइनल फिगर देखते हैं, प्लीज़ रिमेंबर। सो ये डेप्रिसिएशन भी एसेट वाइज नहीं है कि मशीन 1 में एक्स्ट्रा है तो मशीन 1 को ऐसे करेंगे, आपको ओवरऑल एडिशनल डेप्रिसिएशन देखना है। मतलब अगर हमारे पास 2 मशीन्स हैं तो आपको दोनों में देखना पड़ेगा टोटल मिला के डेप्रिसिएशन में बर्डन बढ़ा है या नहीं। जैसे अब यहाँ वैल्यू कम हो गई, सो टोटल डेप्रिसिएशन का क्या सीन होगा,
मशीन 1 में आ गया 12,000 डेप्रिसिएशन। ये आगे एक एक एग्जाम्पल में वील अंडरस्टैंड इट फर्दर, बट मैं यहाँ पॉइंट्स को साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब मशीन 2 में जो डेप्रिसिएशन आया वो 8500 आया, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू 85,000 है। सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 20,500। तो अब अगर हमें बर्डन चेक करना है, चेक बर्डन, तो बर्डन कैसे चेक होगा, इसका ओल्ड डेप्रिसिएशन निकालो, इसका ओल्ड डेप्रिसिएशन निकालो, सो 25,000। तो क्या आपके पास डेप्रिसिएशन से बर्डन पड़ा यहाँ पर? नहीं, ओवरऑल तो कम हुआ ना, तो ये पॉइंट रेलेवेंट नहीं है। जो बर्डन है उसको आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है ना, कमी को नहीं, और वो भी जितनी अवेलेबिलिटी है, बिकॉज अल्टीमेटली ये रिजर्व है, तो रिजर्व में कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं रहते हैं, ठीक है। अब है लॉस इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ सेल। अब जब एसेट की सेल करते हो उस टाइम पर डेप्रिसिएशन तो आएगा, दैट इज़ नॉर्मल। तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हमें पता है, अकॉर्डिंगली इसको डील करेंगे। बाकी बात आती है प्रॉफिट और लॉस की। सो अगर हमारे पास कोई लॉस आता है तो रूल वही है, क्योंकि हमने रिजर्व मेंटेन किया हुआ है, एज वी ऑलरेडी हैव दिस रिवैल्यूएशन रिजर्व। सो इफ एनी लॉस इज अकरिंग इन द एसेट, दिस लॉस मस्ट गो इन द रिजर्व फर्स्ट, और जो बैलेंस बच गया उसको P&L में लेके जाओगे। सिमिलरली जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्रॉफिट सीधे P&L में चले जाते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व तो रिवैल्यूएशन की वजह से। सो प्रॉफिट को P&L में लेके जाएंगे, लॉसेस को आपको रिजर्व में डालना है। अब अगर आपका रिजर्व में कोई बैलेंस एंड में बच जाता है, एसेट्स खत्म हो गई, सेल हो गई, तो रिजर्व का बैलेंस बच गया, उसको भी आपको जनरल रिजर्व में ही क्लोज कर देना है। सो सेम पॉइंट है, एनी बैलेंस लेफ्ट, यही पॉइंट है, एनी बैलेंस लेफ्ट इज टू बी क्लोज्ड इन द जनरल रिजर्व, ठीक है ना। सो इसको एक बार और हम टेबुलर फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पर वैल्यूएशन से हमारी एसेट पर क्या फ़र्क पड़ा। एसेट की वैल्यू अब हमें चेंज करनी है, उसे फेयर वैल्यू पे लेके आना है। प्रॉफिट होगा तो रिजर्व में डालेंगे, लॉस होगा तो पहले रिजर्व से एडजस्ट करो, फिर P&L से एडजस्ट करो, तो लॉस फुली एडजस्ट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि एसेट फेयर वैल्यू पे है तो डेप्रिसिएशन भी फेयर वैल्यू पे लेंगे। बट अगर हमारे डेप्रिसिएशन में इंक्रीज़ हो रही है, जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन, उसे पहले रेवेन्यू रिजर्व में एडजस्ट करो, और फिर अगर बैलेंस बच जाए तो उसे P&L में एडजस्ट करो, ठीक है। अब P&L में क्या क्या गया, फिर P&L में गया डेप्रिसिएशन जो बुक वैल्यू का है, और जो एडिशनल बर्डन था जो एडजस्ट नहीं हो सका वो बैलेंस, और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। लॉस जो रिवैल्यूएशन में जाएगा जो एडजस्ट नहीं हो सका, एडिशनल डेप्रिसिएशन जाएगा जो एडजस्ट नहीं हो सका, और एक्चुअल डेप्रिसिएशन। सो रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या क्या आया, रिवैल्यूएशन रिजर्व में प्रॉफिट और लॉस आया जो वैल्यूएशन पे था, इसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन आया जितनी अवेलेबिलिटी थी। सेल के टाइम पे क्या हुआ, डेप्रिसिएशन के पॉइंट एज इट इज़ हैं। सेल के टाइम पर अगर आपको लॉस होता है तो लॉस पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालो, बाकी P&L में डालो, और प्रॉफिट सीधे P&L में। P&L में क्या क्या आ गया, P&L में प्रॉफिट आएगा एज इट इज़, लॉस तब आएगा अगर वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से कैंसिल नहीं हो सका, और फाइनली रिवैल्यूएशन रिजर्व हमें कहाँ क्लोज कर देना होता है, जनरल रिजर्व में। सो ये हमारी प्रोसीजर है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज को समझते हैं। अब आप जर्नल एंट्रीज देखो, जब आपके पास प्रॉफिट है तो हमने क्या कहा, प्रॉफिट को सीधे रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालना है। सो प्रॉफिट चला गया रिवैल्यूएशन रिजर्व में, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। फेयर वैल्यू ज़्यादा है तभी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट तभी होता है जब एसेट का वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो एसेट की वैल्यू बढ़ा दी और प्रॉफिट को रिजर्व में डाल दिया। अब अगर लॉस है, लॉस का मतलब वैल्यूएशन कम पे किया, तो जो ये लॉस आ रहा है हमारा जिसमें बुक वैल्यू ज़्यादा थी, इसको पहले रिजर्व में कैंसिल करना है, फिर बाकी का बैलेंस P&L में। अब एंड में क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करो। सो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स, फेयर वैल्यू, क्योंकि आपने वैल्यू चेंज कर दी है। अब इसको कहाँ डालेंगे, डेप्रिसिएशन जाता है P&L में, अब क्लोज करते हो P&L में। बट अब क्या होगा, इसका एक पार्ट जो एक्स्ट्रा बर्डन था वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, लेकिन कितना, अप टू दी अवेलेबिलिटी, जितना रिजर्व में बैलेंस है उतना ही लेके जाओगे, ठीक है। अगर बैलेंस कम है तो फिर डिफरेंस भी P&L में आ जाएगा। सेल के टाइम पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ यूज़। सेल की एंट्री हम सबको पता है। अब प्रॉफिट और लॉस सॉल्व किया,
प्रॉफिट पी एंड एल में, क्योंकि सेल हो गई है ना, सेल का मतलब है कि अमाउंट रियलाइज हो गया, यही फ़र्क है। पीछे जब प्रॉफिट आया था वन में से कि यहाँ भी तो प्रॉफिट था, यहाँ तो प्रॉफिट हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया, लेकिन इस केस में आपने क्या किया है, आपने प्रॉफिट को पी एंड एल में डाला है। फ़र्क क्या है, जब सेल होती है तो प्रॉफिट अर्न हो जाता है, यू हैव अर्नड इट। अर्न का मतलब एक्चुअल ट्रांजैक्शन की है, मेयर बुक एंट्री नहीं है कि कोई चीज़ बढ़ा दी कम कर दी। यू हैव अर्न दिस प्रॉफिट, सो उसे पी एंड एल में डालेंगे। बट प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन वाज नॉट अर्नड, इसलिए उसे रिजर्व में डाला। अब लॉस होता है तो क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ रिजर्व एग्जिस्टिंग है, ये हमने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, सो लॉस को पहले रिजर्व में कैंसिल करो और उसके बाद जो लॉस बच जाए उसे पी एंड एल में कैंसिल कर दो, और फाइनली रिजर्व को हमें कहाँ डाल देना है, पी एंड एल या जनरल रिजर्व में इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली ऑथर्स फॉलो द रूल कि इसे जनरल रिजर्व में क्लोज करो। ऑल राइट, क्योंकि हमने ये रिजर्व मेंटेन किया, सो इट इज़ बेटर रिजर्व को रिजर्व में डाल दें। बट देर आर सर्टन पीपल हु हैव एन ओपिनियन टू ट्रांसफर इट टू पी एंड एल, बट स्टिल आई ऑल्सो फील दैट इट शुड गो इन द जनरल रिजर्व। So let us understand the working of revaluation method. ठीक है, इसको हम समझेंगे इस एग्जाम्पल से। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, वी आर टेकिंग ओनली वन एसेट हेयर इन, लेटर ऑन वील टेक अप अनदर क्वेश्चन जिसमें हम दो एसेट्स के साथ वैल्यूएशन को समझेंगे। Now, Bharat exporter purchased a machine for 7 lakh on 1st April 2017. ठीक है, सो हमारा टाइमलाइन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपने कॉस्ट प्राइस 7 लाख पे इसको खरीदा। इट हैज़ अ लाइफ ऑफ 7 ईयर्स, बट डेप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम WDV। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर 2019-20, सो इस ईयर में आपने इसकी फेयर वैल्यू क्या एस्टिमेट कर दी, 5,50,000। ठीक है, तो ईयर में मतलब आप एंड में जाके इसको वैल्यू कर देते हो, बट इसकी वर्किंग अब जो है, सारी वर्किंग इसके वैल्यूएशन के बाद होगी। हाउ विल यू ट्रीट दिस चेंज इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। ओके, सो अब क्या हो रहा है, हमारा चेंज आ रहा है 2019-20 में। तो 2019-20 में बिफोर वी चार्ज डेप्रिसिएशन, क्योंकि चेंज आ गया तो पहले चेंज को अकाउंट करना है। हाउएवर हमारी वर्किंग तो शुरू हो गई थी 17 अप्रैल से, सो हमें पहले 2019 तक पहुंचना है, क्योंकि चेंज इस डेट को आ रहा है। सो हाउ डू वी कैलकुलेट वैल्यू। अब 2019 के बिगनिंग में हम इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव टू मेथड्स, वी कैन आइदर टेक कि 1 अप्रैल 2017 को इसका कॉस्ट प्राइस है 7 लाख। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2017-18, मतलब पहले फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम, और क्योंकि दिस एसेट इज़ देयर विद यू फॉर द होल ईयर, आपने बिगनिंग में ख़रीद लिया था, सो पूरा इसका डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का चार्ज हो गया। ये आ गई वैल्यू 1/4/2018 को। अब डेप्रिसिएशन 2018-19, अगेन 20% पर एनम, सो वैल्यू कितनी बच गई, 1/4/2019 को 4,48,000। ये आ गई वैल्यू इस डेट को, इस ईयर में जब आप चेंज कर रहे हो। सो ड्यूरिंग दिस ईयर द वैल्यूएशन हैज़ बीन डन एट 5,50,000। ठीक है, ये वैल्यूएशन है। अब आपने फॉर द ईयर 2019-20 फेयर वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 5,50,000। ठीक है, सो यहाँ से वैल्यू अब हमारी स्किप करेगी, मतलब आगे बढ़ जाएगी कहाँ पर, 4,48,000 से चेंज होके कितनी आ गई, 5,50,000। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हमें वैल्यूएशन करना है, कंपैरिजन्स भी करने हैं, तो फेयर वैल्यू को यहाँ मत लिखो, यहाँ से वैल्यू कहाँ चली गई, 5,50,000। अब साथ साथ हम इफेक्ट भी नोट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो वर्किंग करनी पड़ेगी ना, प्रॉफिट और लॉस की, डेप्रिसिएशन के बर्डन को चेक करना पड़ेगा। सो वी नीड टू मेक अ टेबल जिसमें हमें फेयर वैल्यूएशन और इफेक्ट अलग अलग दिखाना है। नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वैल्यूएशन।
वैल्यू थी बुक्स में 4,48,000, आपने चेंज कर दी और नई वैल्यू बुक्स में ले आए 5,50,000 पर। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, है ना। कितना आ गया, 1,12,000। इसे कहाँ लेके जाएंगे, इसे लेके जाएंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व में। तो इफेक्ट हो गया, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है जिसे हमें वी आर टू ट्रांसफर इट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। नाउ ईयर एंड कम्स, क्योंकि हमने चेंज कर लिया, अब इस ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। अब डेप्रिसिएशन में तो कोई चेंज नहीं है, वो तो वही है 20% पर एनम, बट आपको क्या करना है, अब आपकी बुक्स में वैल्यू नई आ चुकी है। सो डेप्रिसिएशन आ गया 1,10,000, इसका 20% नई वैल्यू का, ठीक है ना। सो अब बुक वैल्यू 1,420 को आ गई 4,40,000। अब डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ जाता है, डेप्रिसिएशन जाता है P&L में। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है कि इफ़ देयर इज़ अ एक्स्ट्रा बर्डन ड्यू टू चेंज इन वैल्यू, तो उसे हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो पूरा डेप्रिसिएशन है ये P&L में नहीं जा सकता, वी विल हैव टू कैलकुलेट एडिशनल बर्डन। तो एडिशनल बर्डन तो हम तब सॉल्व कर पाएंगे ना जब हमें डेप्रिसिएशन पुराना भी पता हो, नया तो आपको पता है, बट ओल्ड डेप्रिसिएशन कितना होता, अगर मान लो हमने चेंज ना किया होता तो हमारा डेप्रिसिएशन इस पे आ रहा होता। सो डेप्रिसिएशन एज पर ओल्ड बुक वैल्यू कितना आता, 20% ऑफ दिस, ठीक है ना, 89,600। तो बर्डन कितना आया हमारे पास, 20,400, ये बर्डन आ गया। डेप्रिसिएशन है 1,10,000। अगर हमने चेंज ना किया होता, if we hadn't gone for revaluation, our depreciation would have been 89,600. So burden of depreciation because of change की वजह से हमारा depreciation 89,600 से बढ़ के 1,10,000 हो गया, which implies कि हमारा depreciation में extra burden पड़ गया 20,400 का। So अब ये depreciation का burden कहाँ लेके जाएंगे, इसे लेके जाना होगा revaluation reserve में, क्योंकि आपके पास रिजर्व है और आपका जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन है दैट इज 89,600, वो P&L में चला जाएगा। सो ये आ गई आपकी इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑन डेप्रिसिएशन। एक और ईयर के साथ इसको समझो, ठीक है। अब इस ईयर में डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, 20% पर एनम। आपका वैल्यूएशन मॉडल जो चल रहा है, मतलब अब हमारी एसेट अकाउंट में वैल्यूज़ यहाँ से उठकर दे हैव कम टू हियर, लेकिन जो वर्किंग करनी है, जो पोस्टिंग्स करनी है, उसके लिए हमें पुराना भी मॉडल साथ में रखना है, क्योंकि जो भी बर्डन पड़ रहा है वो हमें चेक करते रहना है। सो अब हमें डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना है 88,000। अब हमारी बुक्स में फेयर वैल्यू चल रही है, यहाँ से वैल्यू यहाँ आ गई है, ठीक है ना। तो बुक्स तो इस पे चल रही हैं, ऑल राइट, बट ये जो अब डेप्रिसिएशन है इसे आपको P&L में लेके जाना है। बट हमारा रूल क्या है, जो AS10 क्या कहता है, जो एडिशनल बर्डन है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाओ और बाकी का जो अमाउंट है वो आपको P&L में लेके जाना है, ठीक है। सो अब बाकी बर्डन कैसे देखें, बर्डन तो हम तभी देख पाएंगे ना जब हमें पुराना सिनेरियो पता होगा। सो पुरानी वैल्यू हमारी साथ साथ चलेगी, ओके। सो 3,58,400। सो अब अगर इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो कितना आता, 20% ऑफ दिस, ऑल राइट, ये आ जाता है हमारा डेप्रिसिएशन। सो बर्डन कितना बढ़ा, डेप्रिसिएशन आपका 71,680 से चेंज होके 88,000 हो गया। सो हमारा बर्डन कितना हो गया इस पे अब 320, ठीक है, 16,320। सो पूरा बर्डन रिवैल्यूएशन रिजर्व में जा सकता है, क्योंकि हमारे रिजर्व में तो बहुत बैलेंस पड़ा हुआ है,
1,12,000 पड़ा है। सो ये जा सकते हैं क्योंकि बैलेंस हम चेक करते रहेंगे ना, तो ये इसमें कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अभी इसमें 20,400 कैंसिल हुआ है, तो आपके पास 91,600 है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो बाकी का जो आपका एक्चुअल डेप्रिसिएशन है वो यहाँ जाएगा। सो अब अगेन यू विल बी कैलकुलेटिंग बुक वैल्यू, तो ये वैल्यूएशन हमारा चलेगा साथ साथ, बट अकाउंट में नहीं आएगा, अकाउंट में सिर्फ यही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, इफ़ वी मूव हियर, सपोज, क्योंकि क्वेश्चन ये हमारा जो AS10 है वो ये कहता है कि अगर एक एसेट का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें उस क्लास की सारी एसेट्स का वैल्यूएशन करना है। अब मान लो यहाँ पर इस एसेट के साथ एक और एसेट थी, उसका वैल्यूएशन किया, उसमें लॉस आ गया, सपोज उसमें लॉस आ गया से 90,000 का या इसे 80,000 का लॉस आ गया। अब वो लॉस भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में मैच होगा, तो हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना बचेगा, 32,000, है ना। अगर लॉस आता है वो कैंसिल किया, 32,000 रिजर्व बचेगा। अब जब आप ये 20,400 इसमें कैंसिल कर लोगे तो आपके पास कितना बैलेंस बच जाएगा, 10,600। सो जब यहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडिशनल बर्डन कैंसिल करने की बारी आएगी तो आपके पास रिजर्व में उतना बैलेंस नहीं है। कितना बैलेंस है, 10,600, तो इतना ही कैंसिल कर पाओगे, बाकी P&L में प्लस हो जाएगा। सो ये जो चीज़ें हैं ये सारी एनालिटिकल ट्रांजैक्शंस हैं। एनालिटिकल मतलब ये हमें हर स्टेप पे सोच समझ के रिकॉर्डिंग करनी है। सो इट इज़ नॉट दैट कि एक हम फॉर्मेट बना लें और उसके अकॉर्डिंगली हम आंखें बंद करके चलते जाएं कि ये मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, डिफरेंस मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालूंगा, ओल्ड डेप्रिसिएशन P&L में। इट्स नॉट लाइक दिस। रिवैल्यूएशन रिजर्व में जब भी कुछ डालना है हमें चेक करना होगा उसमें बैलेंस है या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है इस ईयर के बाद इस एसेट को आप रीवैल्यू करते हो फिर से, अब वैल्यू गिर गई, ठीक है, अब फेयर वैल्यू पे एक और चेंज की पाएगा, अब वैल्यू कम हो गई, अब जो लॉस आया वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कैंसिल होगा। सो ये स्टेप्स चलते जाएंगे। अब मान लो इसके बाद हम इस ईयर में आके इस एसेट को सेल कर देते हैं, सपोज ऑन 1 अप्रैल, ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, 1 अप्रैल 2020 जिसमें ये बुक वैल्यू है, ठीक है, मान लो इसी डेट को आपने इसकी सेल कर दी से 2,50,000 पे। अब डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सेम डेट को सेल हो गई है, नो टाइम हैज़ पास्ट, इस ईयर में तो यूज़ ही नहीं किया, ये आ गया लॉस। अब लॉस को कहाँ लिखना होता है, लॉस को पहले हम रिवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट कैंसिल करते हैं। सो क्या करना होगा, हमें अकाउंट पैरेलल बनाने हैं। हम अकाउंट बना के देखेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बैलेंस है, इसको हटाते हैं, यहाँ चेक करो 1,12,000 प्लस में था, फिर हमने ये वाला जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व में माइनस किया 20,400, यहाँ हमने माइनस किया 16,320, दैट इज़ 36,000। 1,12,000 में से 36,720 हम ऑलरेडी एडिशनल बर्डन जो है वो माइनस कर चुके हैं, तो हमारे पास तो सिर्फ इतना बैलेंस बच रहा है। तो जब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे इसमें 75,280 रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्लोज होगा और बाकी P&L में क्लोज होगा, है ना। अब मान लो लॉस ये जो है 2,50,000 की जगह मान लो आपने इसे 3 लाख पे सेल किया होता तो क्या होता। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज़, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू वेरियस पॉसिबिलिटीज़। 3 लाख पे आपने इसे सेल किया, अब लॉस आता 52,000, तो क्योंकि रिजर्व में बहुत बैलेंस है तो सारा कैंसिल हो जाता, फिर P&L में जाता ही कुछ नहीं, है ना। इन दैट केस ये सारा रिवैल्यूएशन रिजर्व में कैंसिल हो जाता और उसके बाद भी आपके रिजर्व में बैलेंस बचता कितना, 23,280 बैलेंस बच जाता रिजर्व का। फिर उसे कहाँ क्लोज करते, जनरल रिजर्व में, क्योंकि जब एसेट ओवर हो गई तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट राइट नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ओनली। तो जो हमने पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना वो सारे यहाँ पर ध्यान रखो। एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल गो इन रिवैल्यूएशन रिजर्व। प्रॉफिट सीधे चला जाता है, लॉस को कैंसिल करना होता है। सो अगर लॉस ज़्यादा है तो कैंसिल नहीं हो पाएगा तो वो P&L में कैंसिल होगा। देन कम टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के केस में क्या है, द बर्डन बिकॉज ऑफ चेंज इन वैल्यू शुड गो इन रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो बर्डन कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड कैलकुलेशन साथ में चलेगी। अब बर्डन कैलकुलेट हुआ, चेक करो रिजर्व में बैलेंस है इतना, यस तो कैंसिल कर दो, बाकी P&L में। अगेन बर्डन कैलकुलेट किया,
रिजर्व में बैलेंस बचता है, इतना बच रहा है 92,000। देखो ना 1,12,000 है, अभी तो यही कैंसिल हुआ है, ये प्लस किया ये माइनस किया, तो अभी भी बैलेंस है, जा सकता है, ले जाओ। बाकी P&L में मान लो अब आपका रिजर्व नहीं बचता, रिजर्व में सिर्फ 10,000 है, तो उतना ही रिजर्व में कैंसिल करोगे। सो ये जो एक्स्ट्रा 6,320 यहाँ नहीं कैंसिल हो पा रहा, वो भी P&L में ऐड हो जाएगा, है ना। सिमिलरली लॉस के केस में हमें देखना है कि लॉस जो है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कैंसिल करते हैं, बट ओनली अप टू दी अवेलेबिलिटी। रिजर्व्स का मतलब है रिजर्व रखा है। जब आप ये कहते हो कि मैंने ये पैसा अलग रखा है एक्सपेंसेस के लिए, तो वो पैसा होना चाहिए ना। आप पैसा अलग रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, पर आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने -20,000 रख रखा है कि कहीं फ्यूचर में कोई खर्चा आ गया तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा, वो तो नहीं होता ना। ठीक है, अब इस चीज़ को हम एक इस तरह से देखो, सिंपल कैलकुलेशन में हमने समझा। एक्स्ट्रा बर्डन कैलकुलेट किया, जो मैंने यहाँ टेबल फॉर्म में किया है, तो हमें टेबल ही बनानी है। सो टेबल में क्या है, बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू और इफ़ेक्ट। ठीक है, और इफ़ेक्ट आपका साथ साथ चलेगा। मान लो किसी क्वेश्चन में 2 बार वैल्यूएशन हो रही है, तो ये फेयर वैल्यू के 2 कॉलम बनेंगे, फेयर वैल्यू 1, फेयर वैल्यू 2 और फिर इफेक्ट। क्योंकि हम तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद वी स्टार्ट सॉल्विंग, सो वी नो कि कितने कॉलम बनने चाहिए। सो ये कैलकुलेशन है, जिसमें पहले आपका आ गया डिटेल्स। क्या टेबल बनी हमारी, डिटेल्स तो हर टेबल में होता ही है, डिटेल, बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू 1, 2 जितनी फेयर वैल्यूएशंस है, और उसके बाद इफ़ेक्ट। ठीक है, तो इफ़ेक्ट वैल्यूएट करके लिखना है। तो कहीं भी आप ये मत सोचो कि आई विल बी हैविंग अ क्लियर कट आंसर। हर क्वेश्चन में क्लियर कट आंसर नहीं होने वाले हैं। ठीक है, कि आई विल टेल यू कि ऐसे ही करना है और वही सिस्टम आपका रहेगा, दैट कैन नॉट बी डन इन ग्रेजुएशन लेवल। ये 11th या 12th क्लास में होता है कि हम कुछ चीज़ें रट्टा लगा के या कुछ बेसिस पे हम कर लेते हैं, लेकिन अब बड़ी क्लास है, सो यू नीड टू एनालाइज द थिंग्स एंड देन अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड देम। सो यही चीज़ मैंने अब अकाउंट में की है। ठीक है, सो ये देखो 7 लाख आपने फर्स्ट 2 ईयर्स में तो बैलेंस ले आए थे, 4,40,000 यहाँ पे आ गया था आपका बैलेंस। ऑल राइट, अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में 1,10,000 डेप्रिसिएशन आया, जो लास्ट वीडियो स्लाइड में था। अब 1,12,000 जो डेप्रिसिएशन, 1,10,000 जो डेप्रिसिएशन है, ये पूरा P&L में नहीं गया, इसमें से एक पार्ट गया रिवैल्यूएशन रिजर्व में और एक गया P&L में। सो जितना बर्डन था वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में गया। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, आपके पास बैलेंस आया 4,40,000, 88,000 आपका टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, बट वो सारा P&L में नहीं गया, एडिशनल बर्डन रिवैल्यूएशन रिजर्व में और बाकी का P&L में चला गया। ठीक है, सो यहीं पर मैं अगर इस अकाउंट को आपको फिर से फ्रेम करना बताऊं, तो हमारे पास है मशीन अकाउंट। तो मैंने वहाँ पे आपको एक प्रॉपर प्रिपेयर्ड अकाउंट दिखा दिया ना, अब इसको बनाना भी सीख लो। डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब शुरू के 2 ईयर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यू करोगे। जैसे 1,417 को एसेट खरीदी 7 लाख की, 31 मार्च 17 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1,40,000, बैलेंस आ गया 5,60,000, है ना। अब डेप्रिसिएशन में क्या आया, 31/3/17 को आपका मशीन अकाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज आया 1,40,000। अब इसे सेम डेट को P&L में शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट ईयर में भी कोई चेंज नहीं है, बैलेंस आया, एंड में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना है 1,12,000, और बैलेंस आ गया हमारे पास 4,48,000, है ना। ये तो आप करते हो,
इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है ना, दिस इज समथिंग दैट वी डू। इसी तरह से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अभी तक रिवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ ना। सो ये तो जो हमारी वर्किंग है एज इट इज़ हमने ले ली। ये है 1,40,000। ओके, नाउ रिवोल्यूशन है स्टार्टेड। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे एक रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस है वो अब हमें रिवोल्यूशन रिजर्व में डालना है। ओके, सो अब स्टार्ट हुआ 1,419 को, बैलेंस आ गया 4,48,000। आपने एसेट को रीवैल्यू किया 5,50,000 पर, तो 1,12,000 का प्रॉफिट था। सो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, उसे हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। सो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 1,419 को हमारे पास क्या आ गया, मशीन अकाउंट से हमारे पास प्रॉफिट आ गया 1,12,000। ऑल राइट, ये आ गया। अब प्रोसीजर तो वही है, रिवैल्यूएशन हो गया, दैट इज़ फाइन, बट एंड में तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है और डेप्रिसिएशन क्लोज करना होता है। सो एट द एंड ऑफ द ईयर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब कितना डेप्रिसिएशन है, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है तो वैल्यूएशन के हिसाब से डेप्रिसिएशन इज़ 1,10,000। अब एसेट कर में तो कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट क्लोज कर दो, बैलेंस आ गया 4,40,000। अब आते हैं डेप्रिसिएशन पर। सो मशीन अकाउंट से यू हैव गॉट डेप्रिसिएशन ऑफ 1,10,000। अभी तक आप क्या कर रहे थे, यू वर क्लोजिंग इट इन P&L, बट नॉट नाउ। क्यों? क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है ये बढ़ गया है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू। सो जितना एक्स्ट्रा बर्डन था उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालो। सो कितना एक्स्ट्रा बर्डन कैलकुलेट किया था हमने, 20,400। ठीक है, उसे रिजर्व में डाल दिया, बाकी आप P&L में डाल दो। यहाँ हमारे रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या हुआ, प्रॉफिट आया, बट सेम ईयर में एडिशनल बर्डन भी आ गया। डेप्रिसिएशन का बर्डन आया 20,400। सो जब हम पैरेलल अकाउंट बनाएंगे ना, हमारे को वील बी हैविंग ऑल द बैलेंसेज एट हैंड। फिर हमें बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर मैं माइनस करके देख रही थी ना, बैलेंस है या नहीं है। सो ईयर वाइज अकाउंट बनाओ और यहीं के यहीं कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो बैलेंस बच रहा है। अब नेक्स्ट ईयर बैलेंस आ गया 4,40,000। चार्ज डेप्रिसिएशन 88,000। सो रिकॉर्ड द बैलेंस। सो एसेट अकाउंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आ गया। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा, मशीन अकाउंट से आपके पास डेप्रिसिएशन आया 88,000। सो बर्डन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बर्डन कितना पड़ा, 16,320 का। रिजर्व में देखो, रिजर्व में बैलेंस है ना, रिजर्व में बैलेंस है 91,600 का। सो आप ये एडिशनल बर्डन रिवैल्यूएशन रिजर्व में काट सकते हो। अब बाकी P&L में चला जाएगा। मान लो रिजर्व में बैलेंस कम होता, यहाँ सिर्फ 10,000 होता। सपोज कोई और एसेट भी रिवैल्यू की है ना विद इन द सेम क्लास, बैलेंस सिर्फ 10,000 बच रहा है। सो रिवैल्यूएशन रिजर्व में सिर्फ 10,000 जाता, सो बाकी सारा P&L में। सो ऐसा नहीं है कि रिजर्व में बैलेंस नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर उसे P&L में कैंसिल करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर जैसे मैंने एजम्पशन ले ली कि सपोज हम सेल कर रहे हैं, मान लो इसी डेट को सेल कर देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, इसी डेट को हमने सेल कर दी 1,420 को। अब अगर सेल आप 4 लाख पे कर रहे हो, 4 लाख का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट सीधे जनरल रिजर्व में, और रिवैल्यूएशन रिजर्व भी हमारा क्लोज हो जाएगा जनरल रिजर्व में। पहले इसे कंप्लीट कर ले लास्ट ईयर के लिए। ठीक है, अब मान लो इसमें आप सेल करते हो, जैसे मैंने पीछे बोला 2,50,000 पे। ठीक है, अब लॉस कितना आया, 1,02,000 का।
तो 1,02,000 का लॉस कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में लॉस जाएगा 75,280, क्योंकि इतना ही रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है। सो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में बाकी का जो भी लॉस बच गया, जो बैलेंसिंग फिगर होगा, वो आपका P&L में चला जाएगा। ठीक है, सो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी रिकॉर्ड द थिंग्स। यहाँ पर क्या होगा, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में, क्योंकि ये आपके एसेट के लॉस में कैंसिल हो गया तो सारा लॉस में कैंसिल कर दो। बट मान लो आपके पास लॉस कम होता, ये 2,50,000 की जगह 3 लाख होता, तो 3 लाख का मतलब होता कि हमें 52,000 का लॉस है, फिर लॉस सिर्फ 52,000 कैंसिल होता, यहाँ बैलेंस बच जाता। बट क्योंकि जब हमारी एसेट ही नहीं बची तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस भी नहीं रखना, उसको भी हमें जनरल रिजर्व में क्लोज कर देना है। सो दिस इज़ हाउ इट विल बी वर्किंग। सो ये अकाउंट हमारा बन जाता है। सो आई होप द रिवैल्यूएशन मॉडल इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट टाइम वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ 2 एसेट्स, जिसमें 2 वैल्यूएशंस होंगे दोनों एसेट्स के। सो दैट वे यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर अ बिट more in detail. So that is it for the day. Stay learning and practicing. Stay happy. Thank you.